अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जो कुछ नेपाल में हुआ उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं और भी देखेंगे। और खबर है तो उसको देख लेंगे इस वीकली गॉसिप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनजी प्रोटेस्ट ये होता है भाई। जेनजी प्रोटेस्ट ठीक है। बहुत से लोग अगर आप देखें ना, जो पुराने जमाने के लोग होते हैं, कहते हैं यार जेनजी क्या है, ये तो टिकटॉक देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, इनको तो कुछ पता है कुछ नहीं, तो अपनी धुन में मगन है। इस वक्त दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सारे जेनजीज कर रहे हैं। लेट 90s अर्ली 2000 के जितने बच्चे हैं वही आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही हमने श्रीलंका में देखा 2022 में, यही हमने बांग्लादेश में देखा पिछले साल, यही हमने इंडोनेशिया में देखा पिछले महीने, और यही हमने अब नेपाल में देखा है। पूरी दुनिया के तख्ते जो है ना वो उलटते जा रहे हैं और ये पाकिस्तान को सिग्नल। और मैं आगे चल के इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या पाकिस्तान में भी ये चीज हो सकती है। अगर आपको शायद याद हो कि एक रोमन डिक्टेटर थे, उन्होंने एक बात की थी कि अगर तुम अवाम को सर्कस दिखाओ और खाना दो तो वो रिवॉर्ड नहीं करते। बिल्कुल इसी किस्म की कोई बात पाकिस्तान में आपको पता है और पूरी दुनिया में होती है। लेकिन नेपाल ने इसको एलीट क्लास पे वो ले गए, उन्होंने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया था। जो शुरू में ये प्रोटेस्ट था वो बेसिकली हुआ था सोशल मीडिया बैन के ऊपर। लेकिन जब जेनजीज निकले उन्होंने कहा हम सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि करप्शन भी इधर होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और एक एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट क्लास है जो इंस्टाग्राम पे बस शशके दिखा रहे थे, महंगी गाड़ियों में बैठे होते हैं, महंगे कपड़े पहने होते हैं। और इसके अलावा एक टैक्स इवेजन भी नेपाल में होता है, यानी टैक्स चोरी, जो आपको पता है जो एक आम थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और ये सारे मसले जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये पाकिस्तान में भी हैं, और मैं आपको वक्त फवक्तन आगे चल के मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान से कितना रिलेट करता है। अब अगर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जो नेपाल में हुआ है क्या वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, तो ये मैं पहले में चीज बता दूं कि नेपाल इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वैसे पेपर्स की हद तक तो पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमें पता है कि हमारे यहाँ कितनी डेमोक्रेसी है। अगर आप इस वक्त दुनिया के हालात देखें तो अगर आप पिछले 3-4 साल में आप देखें, सबसे पहले श्रीलंका में ये हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, नेपाल में, और अभी रिसेंटली फ्रांस में भी उनके एक ही साल में तीसरा प्राइम मिनिस्टर था जिसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। आगाज में जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है। जितने भी स्टूडेंट्स थे जो जेनजीज थे वो सबसे पहले तो वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म और कॉलेज यूनिफॉर्म्स में आए हुए थे। दूसरी बात एक सिंपल प्रोटेस्ट होता है, प्ले कार्ड्स लेके वो बस जो खटमंडू था नेपाल का जो दारुल हुकूमत था उधर आके सिर्फ एहतजाज कर रहे थे। लेकिन मसला तब हुआ कि जब एक लड़का, मेरे ख्याल से वो एक पुलिस वैन थी, उसके सामने आके लेट गया और पुलिस वालों ने वहां पे वैन रोक दी। यहाँ तक तो प्रोटेस्ट की समझ आती है। जाहिर बात है जब आप प्रोटेस्ट कर रहे होते तो थोड़ी पकड़ धक्कर हो जाती है। इसके ऊपर बहुत से लोग अब ये कहते हैं, मैं पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर ये पाकिस्तान में होता तो ये वैन उस बच्चे के ऊपर से चली जानी। ये नेपाल वालों का हौसला था। ये बल्कि मैं कहता हूँ कि पुलिस वालों का भी अगर आपके ये हौसला था या उनके अंदर भी थोड़ी इंसानियत थी, यार अगर एक बच्चा एक इंसान ट्रक के सामने आके लेट गया तो ट्रक उसके ऊपर से गुजारना नहीं है, उसको बिल्कुल कुचलना नहीं है। अगर पाकिस्तान में होता तो वो कब का वो बंदा मर चुका होता। ऐसा ऐसा करके उनके होम मिनिस्टर भी रिजाइन करते रहे। और जो सबसे दर्दनाक चीज थी जो कि वो ये था कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर, नेपाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको नंगा करके मारा गया। और आपने एक वीडियो भी क्लिप देखी होगी। मैं इसलिए कोई वीडियो क्लिप नहीं लगा रहा क्योंकि आपको पता है बड़े सेंसिटिव वीडियो क्लिप्स, और यूट्यूब का आपको पता है कि वो जब उसका दिल करता है कि वो बैन शैन करते हैं। तो उस वीडियो क्लिप में जो आपने देखा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर उसको नंगा करके दरिया के अंदर उसको भगाया जा रहा है और उसको वट्टे मारे जा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है। मतलब बिल्कुल केओस था। और ये मैं चीज बता दूं कि ये जो नेपाल ने जेनजी प्रोटेस्ट किया ये सारी एलीट पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ की। ये नहीं को एक लीडर पकड़ लिया उसके साथ उन्होंने वो किया बगैर किसी लीडर के था। ये बिल्कुल इसकी अगर हम रिजेम्बलेंस देखना चाहते हैं हिस्ट्री में तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये बिल्कुल उसकी रिजेम्बलेंस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कोई लीडर नहीं था, अवाम ने खुद ही सब कुछ किया और फिर 14 से 18 मिलियन लोग मर चुके थे। और ये वो मशहूर जमाना फ्रेंच रेवोल्यूशन है कि जिसने शटर इजाद कर लिया। बिल्कुल नॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन ये मैं बता दूं कि नॉर्मल प्रोटेस्ट वायलेंट तब हुए जब पुलिस ने ओपन फायर खोल, रबर बुलेट्स नहीं, वाटर कैनन नहीं, ओपन फायर खोल दिया। और ओपन फायर की वजह से तकरीबन 20 लोग नेपाल में जान भाग हो गए। इनमें एक 12 साल का लड़का था। और इस चीज ने जलती पे तेल का काम किया। जाहिर बात है जब आप बुलेट चला रहे होते हैं ओपन फायर पे जब आप कर रहे हो तो आप देख के बुलेट फायर नहीं करो, आपने सबके ऊपर बुलेट फायर करनी होती है। जब लोगों को इस बात का पता चला कि यार एक 12 साल का बच्चा वो भी इस प्रोटेस्ट में मारा गया है तो लोगों को बहुत दुख हुआ। जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया करप्शन का, नेपाल में करप्शन का ये हाल है कि नेपाली गवर्नमेंट ने 2 एयरप्लेन खरीदे थे, उसके अंदर उन्होंने $10 बिलियन का घपला कर लिया। यानी $10 बिलियन की करप्शन उन्होंने किया। और वो 2 एयरप्लेन लिए थे, जैसे कि पाकिस्तान में PIA होता है, एयर इंडिया होता है, ऐसे उन्होंने एयर बसेस 2 खरीदी थी, उसमें $10 बिलियन का उन्होंने घपला कर लिया था। जब मुल्क में करप्शन हो जाती है तो आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की ही वजह से पिछले साल 7.5 लाख नेपाली मुल्क छोड़ के चले गए थे। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाली हालात है कि आपको शायद याद होगा 2022 में जब पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा था तो तकरीबन 10 लाख से भी ऊपर पाकिस्तानी अगले 1-1.5 साल के अंदर इवैक्यूएट कर चुके थे। आपने एक शायद सुना होगा ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान करके एक उस टाइम हैशटैग ट्रेंड चला था और एक पूरी दुनिया में एक बात चल रही थी कि ये पाकिस्तानी इतने बाहर क्यों नहीं कर रही, ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। और उस वक्त भी जितने भी पाकिस्तान में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लॉयर थे, जो पढ़े लिखा तबका था वो तकरीबन काफी हद तक इवैक्यूएट कर चुका था। बिल्कुल यही नेपाल में हालात है। पिछले साल 7.5 से 8 लाख नौजवान रोजगार के लिए
मिडिल ईस्ट चले गए, यूरोप चले गए और पूरी दुनिया में चले गए। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है कि हर 5 में से एक बंदे के पास जॉब है। यानी अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो सिर्फ 20.84% है। और अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल हो गया था नेपाल में कि अभी जो रशिया यूक्रेन की जंग हुई है उसमें नेपाली यूक्रेन में चले गए थे और वहां पे उन्होंने जंग लड़ी थी ताकि उनको थोड़े पैसे मिले। उनको अलाउंसेस और वो सारा मिला मिलू के उनको $4000 मिले थे, जो कि अगर नेपाली करेंसी में आप बात करें तो ये तकरीबन 5.5 लाख बनती है। नेपालियों को $4000 मिलते थे, जो तकरीबन अगर आप समझ ले 5 से 6 लाख रुपया बनता है। हाँ, पाकिस्तान में जो $4000 है वो तकरीबन 14 लाख के ऊपर बनता है, क्योंकि नेपाल में $1 141 रुपए और पाकिस्तान में $1 282 का डबल रेट पे है। आपने पिछले 1-2 दिनों में देखा होगा कि नेपो किड्स #नेपो किड्स करके ट्रेंड करते हो। वो आपको पता है नेपो किड्स क्या होते हैं? नेपोटिज्म आपको पता है कि अगर एक बाप है तो फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो आपको पता है बॉलीवुड में, उत्तर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी यही हाल। तो नेपाल में भी यही है कि जो उनकी एलीट क्लास है, जो उनकी अशराफिया है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनकी जो एक एलीट क्लास है जो पूरे नेपाल को रन करती है, उनके बच्चे जब इंस्टाग्राम पे आते थे तो वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो आपको पता है पाकिस्तान में होता है। आम नेपाली जो एक जेनजी है, जो जॉब करना चाहता है, जो एक आम सी जिंदगी गुजारना चाहता है, जब वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इनके शहाना लाइफस्टाइल देखता है और वो देखते हैं कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। जरिए इस तरह के जो लोग होते हैं ये करप्शन करते हैं और ये आवाम के पैसे के ऊपर ही नाचते हैं। ये इंस्टाग्राम के ऊपर अमीरों के बच्चे जो अपने पैसों का दिखावा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेपाल की जो एक आवाम थी उन्होंने कहा कि यार इनफ इज इनफ, बस बहुत करो, अब चढ़ाई करो, क्योंकि नेपाल में बेसिक फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती। जो पाकिस्तान में हालात है बैन ही, वही नेपाल में हालात हैं। लोगों के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब नहीं है, मैंने आपको भी बता चुका हूं। मैं इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया। अब इंटरनेट बंद करने के ऊपर लोग बड़ा कह रहे कि जी इंटरनेट बंद कर दिया तो देखो जेनजी को सिर्फ इंटरनेट पसंद है। नहीं भाई, ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि आज के दौर में सारा काम आपका इंटरनेट के ऊपर होता है। अब नेपाल की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो थी टूरिज्म। अब टूरिज्म और सोशल मीडिया ये आप समझ ले चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान चूंकि कभी अपना, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है पिछले तकरीबन चंद महीने तक तो सोशल मीडिया बैन था, कभी ट्विटर बैन हो रहा है, कभी इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, कभी नेट बंद करी, तो अब जाके थोड़ी सी हालात संभले पाकिस्तान में। तो टूरिज्म और जो सोशल मीडिया होता है उनका चोली दामन का साथ होता है। आप जितना ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, जितनी ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे, और सोशल मीडिया पे तकरीबन फ्री पब्लिसिटी होती है। जब उन्होंने देखा कि यार ये हमारा सोशल मीडिया बंद करे, तकरीबन लोगों की कनेक्टिविटी इससे होती है, व्हाट्सएप बंद कर लिया लोग। अब जो बाहर नेपाली रहते हैं वो तो व्हाट्सएप के जरिए अपने प्यारों से बात करते हैं। फिर आपको पता है सारी ऑनलाइन काम होता है, तो लोगों का ऑनलाइन काम ठप पड़ गया। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब ऑनलाइन काम ठप पड़ा, जिनका काम जो बच गए थे, जिनका काम ऑनलाइन था, जब वो भी फारिग हो गए तो वो फिर आपको पता है सेंटीमेंट आया और लोगों ने फिर देखा कि नेपाल में क्या हो। अब मेन प्रॉब्लम्स क्या थी जिसके ऊपर ये सारा प्रोटेस्ट हुआ? नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 सोशल मीडिया बैन, नंबर 3 टैक्स इवेजन और नंबर 4 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल। जब हालात इतने ज्यादा खराब हो गए तो नेपाल के सबसे पहले होम मिनिस्टर रमेश लेखक उन्होंने 8 सितंबर को रिजाइन कर दिया और उसी दिन 3 से 4 मजीद मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया और अगले ही दिन नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया बैन भी हटा दिया, लेकिन इट वाज टू लेट। हालात इतने खराब हो गए कि उनका सेंट्रल ऑफिस, उनकी कांग्रेस, उनकी पार्लियामेंट, उनकी अदालतें, सबको आग लगा दी गई। और चूंकि वहां पे कोई लीडर नहीं था, किसी एक लीडर के पीछे नेपाली जेनजीज ने ये प्रोटेस्ट नहीं किया, तो नेपाल के जो साबिक वजीर आजम उनकी अहलिया थी, उनके घर में घुस के उनको खबर ये आ रही है कि उनका घर जला दिया और उनको कत्ल कर दिया गया है। यानी जितने पुराने एलीट थे उन सबको कत्ल कर दिया गया है। जो बाकी बच चुके थे उनके लिए हेलीकॉप्टर आए और उनको कंटोनमेंट के इलाके में उनको शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि खटमंडू में हालात बहुत खराब। आर्मी बुला ली गई है, अब तो आर्मी ने भी ओवरटेक कर लिया, तो अब जाके हालात कुछ नॉर्मल हुए हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में इट्स वेरी सैड कि तकरीबन 20 लोग मर चुके हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। अब इनकी डिमांड्स क्या थी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, एंड ऑफ करप्शन, इंटरनेट की वापस बहाली, असेंबलियों का खत्म होना, फ्रेश इलेक्शंस और यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट से मुराद ये है कि पार्लियामेंट में यूथ की एक नुमाइंदगी हो, एक कोटा हो कि जिधर यूथ हैं वो अपना मसला बयान करे। पाकिस्तान में भी ये बहुत दफा बात हुई है, बहुत दफा डिबेट हुई है, लेकिन बस ये डिबेट की हद तक ही बात हुई है। अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है नेपाल के, उनको चार्ज दे दिया गया है और वो आर्मी की मदद लेते हुए नेपाल के इस वक्त कंट्रोल संभाल रहे हैं। अब नेपाल की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तकरीबन अगर हम नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो 2008 से अब तक तकरीबन 13 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं। अगर आप इसका एवरेज निकालें तो ये ऑन एवरेज 1-1.25 साल बनता है। यानी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी पीएम ओली शर्मा आ रहे हैं, उनको हटा के दूसरे आ रहे हैं, उनको हटा के तीसरे, मतलब इन्हीं के दरमियान में रिंगा डोसेस खेला जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में भी वही अशराफी, कभी वो नाम बदल के कुछ छोड़ा देते हैं, झंडे बदल जाते हैं। अब जैसे नेपाल में हालात हैं, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान में हालात है कि बंदे वही रहते हैं, पार्टियां चेंज कर लेते हैं, झंडे चेंज कर लेते हैं, बंदे वही रहते हैं। अगर आप पिछले तकरीबन 20 सालों में आप देखें, या तो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, या उसके बाद फिर यही 3-4 लोग हैं जो अशराफिया है वो आके अपना गेम खेल रहे होते हैं। नेपाल की अगर थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं तो 1951 से पहले वो एक बादशाहत के अंदर थे। 1951 में एंड ऑफ मोनार्की हुआ। उस वक्त भी काफी ज्यादा दंगे हुए, बहुत सा खून बहा गया।
1951 से लेकर 1961 तक तकरीबन एक वो डेमोक्रेसी सॉर्ट ऑफ यूनिटरी डेमोक्रेसी थी, वो खत्म हुई 1961 से लेकर 1990 तक। एक पंचायत सिस्टम रहा था, वो अब तकरीबन जैसे आप समझ ले जैसे फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था ना पाकिस्तान में, बिल्कुल वही नेपाल वाले हालात थे 61 से 90 तक। 1990 में फिर इंकलाब आया जो कि 6 साल तक जारी रहा और इस इंकलाब का नतीजा हुआ कि डेमोक्रेसी आ गई। 1996 में एक बार फिर नेपाल में इंकलाब आया और इसके बाद जो रेड आर्मी थी, माओइस्ट थे और जो कम्युनिस्ट थे, उनका सैलाब आ गया और नेपाल फिर एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। 2006 में नेपाल फिर माओइस्ट के खिलाफ हो गया और कम्युनिज्म के खिलाफ हो गया। 2 साल तक जंग जारी रही और उसके बाद फिर 2008 के बाद से डेमोक्रेसी आ गई और फिर 2008 के बाद से आपको पता है 13 हुकूमतें डिसॉल्व कर दी गई है। अगर आप देखें तो यही कुछ हालात हम पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं। श्रीलंका में सबसे पहले 2022 में हुआ, उसके बाद बांग्लादेश जब वो इधर आया था उससे पहले ही बांग्लादेश में फ्लड्स भी थे और शेख हसीना वाजिद का भी तख्ता उलट दिया गया था। उधर भी यही हालात है कि भी एक जो पॉलिटिकल एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट क्लास सिर्फ उन्हीं को ही प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, आम आवाम जो है वो रुल रही है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंडोनेशिया में भी यही कुछ हालात है। 25 अगस्त 2025 ये तकरीबन आप 4-5 हफ्ते पहले इंडोनेशिया में भी यही हालात है और आज नेपाल में 8 सितंबर को पीएम का तख्ता उलट दिया गया। एक और चीज थी जो मैं भूल चुका हूँ बताना, वो ये थी कि जो नेपाल की पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी सैलरीज तकरीबन 50 to 60% इंक्रीज कर दी थी। तो करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेपोकिड्स की अयाशियां और पॉलिटिकल क्लास का इंक्रीमेंट ऑफ सैलरीज, ये सारी चीजें थी जिसकी